शनिवार है और जनरल तौर पे शनिवार को लंच के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। लेकिन आज एक विशेष दिन है, आज तारीख है 26 जुलाई और 26 जुलाई भारत के इतिहास में एक विशेष दिन में दर्ज है। तो आज हम लोग उसके विषय में बात करेंगे। आप में से लगभग सब लोगों को पता होगा क्या है आज? कारगिल विजय दिवस। देखिए, कारगिल विजय दिवस, इस नाम से तो एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि इस दिन हम लोग कारगिल में जीते होंगे, इसीलिए विजय दिवस नाम है। लेकिन ये एक बहुत शौर्य का, पराक्रम का, दान का एक बहुत बड़ा गाथा है। इतना बड़ा गाथा जिसको तो मैं इस एक क्लास में नहीं समेट सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें विशेष जानकारी आपको जरूर देने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी प्रोत्साहित हो सके, ठीक है, और भविष्य में जरूरत पड़ने पर खुद को देश के योग्य बना सके। क्योंकि देश हो या परिवार हो, काम वही लोग आएंगे जो योग्य होंगे। जो योग्य नहीं होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि खुद जो नेचर का लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उन्हीं का सर्वाइवल होगा जो सबसे फिटेस्ट होंगे, ताकतवर होंगे, अपडेटेड होंगे। तो इसलिए आज हम इस कहानी को समझेंगे थोड़ा बहुत इस क्लास में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आज हम इसी को समझेंगे। देखिए, कारगिल जो है ना वो एक डिस्ट्रिक्ट है। कारगिल क्या है? डिस्ट्रिक्ट। और उसमें बहुत सारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में जो है ना बहुत जगहों पे क्या हुआ था, कब्जा हो गया था पाकिस्तान के सेना का। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का सेना कैसे आके कब्जा कर लिया, तो इसकी कहानी की शुरुआत हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं शिमला, ठीक है। कहाँ चलते हैं? शिमला, जहाँ पर शिमला में एक समझौता हुआ था। शीतकालीन राजधानी होती थी अंग्रेजों की भारत में। जब 1972 में शिमला में एक समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत ये बात लाया सामने कि कुछ ऐसा एरिया है भारत में भी और पाकिस्तान में भी। देखिए, ये ऊपर जो भारत का ऊपर सिरमौर है उसका नक्शा है, ठीक है। ये क्या होगा? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया ये, ठीक है। और इधर कुछ जो एरिया है, इनके भी कुछ एरिया और अपने भी कुछ एरिया, ये सब ऐसे एरिया हैं इधर जहाँ बहुत बर्फबारी होती है और सर्दी के समय में इतना ज़्यादा बर्फ पड़ता है, लगभग -28 डिग्री, -30 डिग्री, -35 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। और यहाँ पर सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल काम है। और भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश उस समय काफ़ी गरीब थे, ठीक है। पाकिस्तान खैर अभी गरीब है, दोनों ही देश उस समय काफ़ी गरीब थे। तो दोनों देश ने मिलकर एक समझौता किया कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया है जहाँ पे रहना सहना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर से सामान भेजना पड़ता है, बहुत कॉस्टली है, यहाँ पे कैजुअलिटी होती है, प्रकृति से फाइट करना इज़ अ वेरी टफ टास्क। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों अपना अपना सैनिक जो है पीछे कर लेंगे अक्टूबर के आसपास, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बीत जाएगा, मार्च के एंड में जो है हम लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे, या अप्रैल मई में वापस आएंगे, ठीक है। मार्च तक बंद रहेगा, हम भी पीछे हट जाएंगे, आप भी पीछे हट जाएंगे। फिक्स हो गया थी ये बात, समझौता हुआ था, प्रॉपर समझौता, रिटेन। तो ऐसा ही हुआ। तो जब विंटर आया, 1998 का विंटर, ठीक है, 1998-1999 के बीच में जो दिसंबर जनवरी 1998 का आया, तो इनका सैनिक पीछे नहीं गए। हमारे सैनिक तो अपना जैसा रूल है उस हिसाब से, इनके सैनिक पीछे नहीं गए और चुपचाप क्या किया, धीरे धीरे आकर के हमारे बंकरों में बैठना शुरू कर दिया, हमारे बने हुए जगहों पे। अब यहाँ पे सवाल आया कि इंटेलिजेंस को कैसे नहीं पता चला, भारत के इंटेलिजेंस को। तो इसकी जो प्लानिंग थी ना वो लगभग 3 साल पहले से हो रही थी। परवेज मुशर्रफ थे उस समय में कमांडेंट चीफ। 3 साल पहले से हो रही थी इसकी तैयारी। और वो लोग क्या कर रहे थे, होता क्या है, इंटेलिजेंस को कोई चीज़ का पता कैसे चलता है, जब आप कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो नॉर्मल नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा कॉलेज है, उसमें अचानक से हम 20,000 जूता मंगवा लें, तो एक सवाल क्वेश्चन हुआ, कह रहे स्टूडेंट 20,000 जूता क्यों मंगवाए अचानक से? जो रेगुलर काम होता है अगर वो होता रहेगा तो किसी को शक नहीं होगा। तो जैसे स्नो शूज होते हैं, स्नो के कोट होते हैं, स्नो में लगाने वाले बंकर्स होते हैं, वो अगर एक बार बल्क में मंगाते तो इंटेलिजेंस को पता चल जाता। लेकिन उन्होंने 3-4 साल पहले से इसकी तैयारी की थी और वो छोटे छोटे
में छोटे छोटे लॉट में मंगाते रहते थे और अलग अलग देशों से मंगाते रहते थे, तो इतना पता नहीं चला। लोग सोचे कि नॉर्मल यूज के लिए आता है, उसको जमा करते गए। जब उनका सैनिक आया हमारे बॉर्डर्स, हमारे एरिया को छापने के लिए, तब भी वो 3 4 5 लोग के ही टुकड़ी में आया और नॉर्मल ड्रेस में, ठीक है। और आ करके वो क्या किए, धीरे धीरे बैठ गए और 1 2 4 10 किलोमीटर नहीं, पूरा का पूरा 300 किलोमीटर का रास्ता जो है हमारा उन्होंने कैप्चर कर लिया। कुछ जगह पर उन्होंने अपना बंकर बना लिया, कुछ जगह पे हमारे ही बने हुए बंकर्स में वो आकर के बैठ गए अपना मशीन गन तोप लेकर के, बंदूक लेकर के, समझे। तो इस तरह से कब्जा हो गया। अब जब कब्जा हो गया तो पहली बार 3 जुलाई 1999 को पहली बार एक आदमी का जंगली याक होता है ना, जो बर्फीला सांढा जो होता है, बड़ा बड़ा बाल वाला, देखे होइएगा, वो खो गया था। उसी को खोजने के लिए वो गया था, तो उसने दूरबीन से देखा तो उसको दिखा हलचल, लोग दिखे, बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखे, तो वो आकर के इन्फॉर्म किया बीएसएफ को, ठीक है। किसको इन्फॉर्म किया, बीएसएफ को। और जैसे भारत में बीएसएफ होते हैं, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स, वैसे ही पाकिस्तान का NLA होता है, ठीक है। अब क्या है, NLI। और इन्होंने एक चालाकी क्या किया था कि इन्होंने आर्मी को नहीं भेजा था, NLI में ही क्या किया था, आर्मी वालों को डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। इन्होंने डिप्लॉय कर दिया था किसको, आर्मी वालों को, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं ना, ये सीमा का सुरक्षा देख रेख करते हैं। जब युद्ध होती है, लड़ाई होती है, तो इधर से इंडियन आर्मी आती है और इधर से पाक आर्मी आती है। ये लोग लड़ते नहीं हैं, ये सुरक्षा के लिए सपोर्ट करते हैं, बेसिक काम ये लोग करते हैं, जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत लड़ाई भी करते हैं, लेकिन मेन लड़ाई या तो इंडियन आर्मी और पाक आर्मी के बीच होगी, लेकिन से जो बॉर्डर पे हैं ये दोनों रहते हैं। तो बीएसएफ के जवान को उन्होंने जाके खबर किया कि ऐसे ऐसे हलचल हो रही है। तो उस समय में कैप्टन सौरभ कालिया का एक टीम था नीचे, मतलब अब जहाँ ऊपर का एरिया खाली कर दिए हैं तो नीचे तो कैंप रहेगा ही ना जी। तो वो उनको लगा कि ये आतंकवादी वगैरह आके बैठ गए। उस समय आतंकवादी वगैरह का भी बहुत घुसपैठ होता था भारत के अंदर, बहुत नॉर्मल बात थी, आप लोग टीवी वगैरह में देखते रहे होइएगा, हाल फिलहाल तक होता रहा, ठीक है। तो उनको लगा कि यही होंगे आतंकवादी लोग होंगे, तो ये चले गए एक टीम को लेकर के। जब ये वहाँ पहुँचे तो वो जो जब यहाँ पहुँचने वाले थे ये, तो वो लोग क्या थे, वो लोग कोई आतंकवादी नहीं थे, बिल्कुल ट्रेंड आर्मी ऑफिसर थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने क्या किया, वेट किया उनके आने का, और जब वो किलिंग जोन में आ गए, किलिंग जोन समझते हैं आप, किलिंग जोन युद्ध का वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में अगर आप फंस गए तो आपका मर जाना फिक्स है, ठीक है। तो पहले फायरिंग नहीं किया, नहीं तो सतर्क हो जाते। इन लोगों को लगा कि वह नॉर्मल आतंकवादी है, 4-5 आदमी होगा, जाएंगे मारेंगे, अपना जगह क्लियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं, पूरी आर्मी बैठी हुई थी। जब ये लोग किलिंग जोन में पहुंच गए इनके, तब ये नीचे आए और इनके जो भी टीम वाले लोग थे उनको मार दिया, कैप्टन सौरभ कालिया के। और कैप्टन सौरभ कालिया को बंदी बना लिया, और बंदी बनाया तो बनाया, कैप्टन सौरभ कालिया के साथ ऐसा बर्बरता किया गया जो इंसानियत को तार तार कर दिया। जनेवा का किया हुआ जो समझौता था, जनेवा में समझौता हुआ था। देखिए सैनिक लड़ती तो है, जरूर लड़ती है, लेकिन लड़ने का भी नियम होता है, एक सिस्टम से होता है। अभी तक इंडियन जो भी बीएसएफ या आर्मी थी उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ आतंकवादी लोग आकर बैठे होंगे। अभी तक उनको ये नहीं था कि ये नापाक साजिश है पाकिस्तान का, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा टुकड़ी भेजा, सेना का दूसरा टुकड़ी भेजा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो लड़ाई है ना, ये बहुत इतिहास में बहुत नाम करने वाली लड़ाई है, दुनिया के लड़ाइयों में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। कारण कि ये लड़ाई पहाड़ वाले और नीचे वालों के बीच है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो एरिया है इसका जो भौगोलिक परिस्थिति है वो कुछ इस तरह का है, पहाड़ी एरिया, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का एक NH1 गुजरता है, NH1, ठीक है। ये NH1 जो है, NH1 जो है ये रास्ता, ये NH1 सियाचिन, लद्दाख, इन जगहों को क्या करता है, मेन रूट से यानी कि श्रीनगर वगैरह से जोड़ता है, ठीक है। अगर ये रास्ता नहीं हो तो समझिए कि ठंडी के समय में पूरी तरह से जो वो एरिया है वो कट जाएगा। पाकिस्तान का प्लानिंग भी यही था कि हम लोग इस सड़क पे कब्जा कर लेंगे
तो जो ये आधा एरिया है इनका, ये हम क्या करेंगे, छाप लेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट ही नहीं रहता, वहाँ खाना पानी नहीं जा पाता। ठीक है, फिर वहाँ के आम जनमानस को जो खाना पानी देगा, आम जनमानस को उसकी सरकार। ठीक है, तो दूसरी जो बटालियन गई उसका नाम था वन नागा बटालियन। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या क्या हुई कि अब आप देखिए कि कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है और नीचे से आपका सड़क जा रहा है, तो आप इधर से आइएगा तो उसको तो दिख जाइएगा, क्योंकि ये वाले एरिया में जो पर्वत है वो मुर्दा पर्वत है। आप लोग कभी लद्दाख का वीडियो देखते होइएगा, तो लद्दाख में जो पर्वत है ना, वो हिमाचल प्रदेश वाला मनाली वाला पर्वत नहीं है, सूखा हुआ पर्वत है, यानी कि उसमें जंगल नहीं है कि जो आप छुप जाइएगा कहीं पर, फील्ड है, फील्ड। ठीक है, खेत में फसल उपजा हुआ था ना, कोई जाके छुप जाएगा उसमें, खेत खाली है, जोता हुआ था तो दूर दूर तक आदमी दिखेगा। तो एग्जैक्टली सेम सीन यहाँ पर है, यहाँ पर दूर दूर तक दिख रहा है। ठीक है, ये जैसे ही आए, और सबसे मुश्किल बात है कि पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। अभी हवा में बात चल रहा है कि आतंकवादी आ गया है कि क्या हो गया है, कुछ किसी को पता नहीं, कंफर्म नहीं है। ये लोग जैसे ही आए हैं, हमला हो गया इनके ऊपर, सीधा हेड शॉट। आप लोग गेम में मारते हुए हेड शॉट मार दिए गए। ठीक है, फिर लोगों को एक समझ में आया कि दुश्मन ऊपर बैठ गया है, बेसिक चीज़ समझ में उनको आ गया, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, फिर तीसरी जब बटालियन गई, तीसरी बटालियन कंपेरेटिवली थोड़ा सा आगे पहुंच पाई। ठीक है, लेकिन उस बटालियन के भी लोग मारे गए। जब 2 बटालियन के लोग मारे गए, तब समझ में आया हम लोगों को कि ये इतना आसान युद्ध नहीं है, और ये जो है ये आतंकवादी नहीं है बल्कि आर्मी है जो मार रही है, क्योंकि उनका हैवी सब कुछ था। जब प्लेन गया ना ऊपर, प्लेन गया तो उन्होंने मोटार से प्लेन को मार दिया। 12-14 किलोमीटर तक मारने का क्षमता होगा, समझ रहे। तो क्या हुआ, आर्मी जो है दूसरी लास्ट में बटालियन आई, राजपुताना राइफल्स, जिसके आप लोग विक्रम बत्रा का मूवी भी देखे होइएगा। ठीक है, तो राजपुताना राइफल्स जब आई तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करी। राजपुताना राइफल्स, ये जो 2 बटालियंस मारे गए, उनसे एक चीज़ पता चल गया था कि हम सिर्फ चढ़ने का कोशिश करेंगे तो उससे हम नहीं बच सकते, क्योंकि उधर से हैवी फायरिंग होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसके बदला में आर्टिलरी मतलब इधर से भी कुछ फायरिंग छोड़ना पड़ेगा, ताकि व्यस्त बना रहे, और उस बीच में हमको चढ़ाई करना पड़ेगा। इधर हम लोग भी उसको बिजी करके रखेंगे, लड़ाई में चलाएंगे, और उधर से भी चलता रहेगा। तो फिर और भी जो भी तोप वगैरह थे मंगाए गए, और फायरिंग शुरू हुई, और उस बीच में जो है सेना चलता था। एयरफोर्स क्यों नहीं हमला कर सकती थी? एयरफोर्स चाहती तो ऊपर से आकर हमला कर सकती थी, लेकिन एयरफोर्स क्यों नहीं हमला कर सकती थी? कारण कि मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक, मान लीजिए इधर हमारे लोग बैठे हुए हैं, और ये पहाड़ पे वहाँ ऊपर दुश्मन बैठे हुए हैं, और मान लीजिए ये प्लेन है, और प्लेन से हमने हमला किया। ये हमला अगर यहाँ नहीं होकर के थोड़ा सा भी चूक गया तो हमारे लोगों पे जाके बम बरस जाएगा, समझ रहे हैं। और उस समय उतना एग्जैक्ट जो है निशाना करने वाला प्लेन हमारे पास नहीं था, तो इसलिए एयरफोर्स बहुत सक्सेस नहीं पा सकी इस लड़ाई में। सारा का सारा जो चीज़ था वो क्या था, थल सेना के हाथ में था। तोरोलिन करके एक जगह है वहाँ पे, तोरोलिन बड़ा बेस कैंप था, उसको उन्होंने पहले कब्जा कर लिया था, और तोरोलिन जीतने में बहुत समय लगा हमारे आर्मियों को। जाने कितने लोग उसमें शहीद हो गए, क्योंकि उनके पास देखिए स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, स्ट्रैटेजी जो लोग समझते हैं, एनालिस्ट, वो एनालिस्ट जब आए थे तो एनालिस्ट ने बताया था कि 90% चांस है कि ये युद्ध पाकिस्तान जीतेगा। एनालिस्ट लोग किसी देश का फेवर नहीं करते हैं, जो कंडीशन होता है उसके आधार पर बताते हैं, कंडीशन एनालाइज करके बताते हैं। उन्होंने 99% जो है चांसेस पाकिस्तान के जीतने का बताया था। बस एक चीज़ वो था कि भारत के वीर सपूत जो है किसी भी हालत में अपने मातृभूमि का रक्षा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का क्षमता रखते हैं। ठीक है, केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया कि ये जो चीज़ें हैं जनरल तौर पे जब होती थी तो हाइडन रहती थी, लोग नहीं इतना जानते थे, और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आम जनमानस इतना नहीं जानती थी। लेकिन पहला ऐसा युद्ध था कारगिल, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को
जितना रडार तक जा सकती है उतना रडार तक मीडिया जाती थी और लोग टीवी पे अपने घर में देखते थे कि युद्ध चल रहा है, गोली हो रहा है, चल रहा है। आजकल आप लोग जब देखते हैं मीडिया बॉर्डर पे जाती है, कुछ होता रहता है, तो वो आज़ादी पहला बार अटल बिहारी की सरकार में मिली, ठीक है। क्योंकि जब जब ये सेना लोग जाता था और मर मर के आ जाता था, कैप्टन और सौरभ कालिया के साथ इतना बड़ा बर्बरता हुआ है, तो सेना में भी थोड़ा डर पैदा हो गया था। आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज ह्यूमन बींग्स, उनको अपने परिवार का चिंता है। लेकिन अटल बिहारी सरकार ने कुछ अच्छे डिसीजन लिए। उसमें क्या हुआ कि लोग अलग अलग जगहों से पत्र लिख करके सेना को पत्र भेजते थे और वो पत्र सेना के कमांडर्स पढ़ते थे सेना के सामने में। कई सारे पत्र ऐसे आए कि मैं 60 वर्ष की हूँ, मेरे कोई बेटे नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बॉर्डर पे खड़ा है वही मेरा बेटा है और इस वक्त वही मेरा सुरक्षा करेगा, ठीक है। कुछ लेटर्स में राखियाँ आई कि ये राखी है भाई, हमको पूरा उम्मीद है और आप ही मेरे भाई, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमारी रक्षा जरूर करेंगे। यहाँ से क्या हुआ, आर्मी में एक अलग जोश पैदा हुआ कि हमको कर दिखाना है, ठीक है। राजपूताना राइफल्स जब फाइनल लड़ाई लड़ती है, जहाँ पर उनको ये मतलब जहाँ पे कैप्टन अपने सैनिक को ये नहीं कह सकता है कि उसको वापस लाएगा कि नहीं ला पाएगा, वहाँ पर वो लोग केसरिया रंग का एक बांधते हैं अपने सिर पर कि अब तो या तो जीत जाएंगे या तो मारे जाएंगे। तो वो लोग जब तोरोलिन फतह करने के लिए जा रहे थे राजपूताना राइफल्स में, तो उन्होंने केसरिया बांधा और चल दिए। बहुत सारी कैजुअल्टी हुई, तोरोलिन फतह हुआ। उसके बाद एक 0.52 करके पहाड़ का नाम है, ये अलग अलग पहाड़ के चोटी का नाम होता है। दूसरा चोटी जब फतेह होने वाली बात थी, उसी समय में कैप्टन विक्रम बत्रा, जो आप लोग जानते होंगे उनको, उनका मृत्यु हुआ। उनके ऊपर 2 फिल्म बनी हुई है, एक दिल मांगे मोर जिसमें अभिषेक बच्चन ने रोल किया है कैप्टन विक्रम बत्रा का, और एक शेरशाह, क्योंकि उनका जो कोड नेम था ना वो शेरशाह था कैप्टन विक्रम बत्रा का। दिल मांगे मोर एक वो था, मतलब मोटिव वो वर्ड जो होता है ना सो, ठीक है। शेरशाह सूरी एक बहुत हुए, तो शेरशाह का उनका कोड नेम था इनका विक्रम बत्रा का, ठीक है। तो अब वहाँ पे उनका हुआ कैजुअल्टी, कई सारा कैजुअल्टी हुआ। जनरल तौर पे जो है पाकिस्तान आर्मी जो है ये युद्ध के बाद 16 या 17 जुलाई तक वो लोग हार मान चुके थे, लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, कई बार जो है ये फ्रॉड भी करते हैं। याद रखना वो मूर्ख डायलॉग है एक मूवी में भी, उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया, ठीक है। सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन में ढूंढ ढूंढ करके जो और कहीं कहीं पहाड़ का एरिया था ना छिप गए थे, उनको ढूंढ ढूंढ करके खोज खोज करके मारा या फिर उनके हथियार डलवाए। लास्ट में 26 जुलाई के दिन सेना ने ये फाइनल किया कि हम लोग क्या किए हैं, अब जीत चुके हैं कारगिल के युद्ध को। 26 जुलाई यानी कि आज के दिन। इसीलिए आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताता हूं जो आप समझिए कि जो स्ट्रैटेजी थी, सिर्फ लड़ाई ही नहीं करी बल्कि विजय प्राप्त करी। ये जो लड़ाइयाँ हुई थी कारगिल की, इसकी जो ऊंचाई थी वो 18,000 फीट थी। कितनी? 18,000 फीट। 250 फीट ऊंचा कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार देखें आप लोग, हाइट उसका मात्र 250 फीट ऊंचा है। 18,000 फीट के ऊपर लड़ाई हुआ था। 18,000 फीट मतलब आप सोचिए ना कि जो प्लेन्स होते हैं वो ऊपर उड़ने के लिए होते हैं ना, ऊपर से ऊपर उड़ने के लिए। ज़्यादातर ऐसे उस समय में हमारे पास प्लेन थे जो 10,000 फीट की ऊंचाई पे ही उड़ सकते हैं। मतलब लड़ाई इतना ऊपर हो रहा था कि उतना ऊपर प्लेन भी, लड़ाकू भी हमारा नहीं जा रहा था। वो 10,000 फीट तक उड़ सकता है और लड़ाई 18,000 फीट पे हो रहा था। एक आम आदमी का जीवित रहना बहुत मुश्किल काम है वहाँ पर। वहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया, और दिखाया ही नहीं बल्कि जीते, और पाकिस्तान में के जो भी लोग घुस बैठे थे उनको खदेड़ के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद से अब जब ठंडी का समय आता है तो सेना नहीं पीछे हटती है, ना हमारी सेना पीछे हटती है ना उनकी सेना पीछे हटती है। शिमला जो समझौता हुआ था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी हमारी सेना सियाचिन में टिकी रहती है -40 डिग्री के टेम्परेचर में भी, ठीक है। खाना उनको
पैकेट से गिरता है, हेलीकॉप्टर से जाता है उनके पास खाना, ठीक है। तो देश का जो सुरक्षा है ना, वो देश का सुरक्षा करने के लिए बहुत सारा बलिदान योगदान लोगों ने दिया है, ठीक है। तब सवाल है कि हम जो है वो इस सुरक्षा का, इस व्यवस्था का कैसे अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लेटर्स उनको लिखे गए थे सेना को, उस लेटर में एक लेटर ये भी था, एक पान दुकान चलाने वाला आदमी था जिसने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि मेरा बहुत इच्छा था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन मैं हेल्थ के समस्या से जूझने की वजह से इंडियन आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन मैं अपने खून से ये लेटर लिख रहा हूँ। और वो लेटर खून से लिखा हुआ था कि मैं अपने खून से ये लेटर लिख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आर्मी लड़ेगी और जीतेगी। समझ रहे हैं? तो देश का सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप आर्मी में ही जाएं, कल का स्टाफ होने के नाते देश का सेवा कर सकते हैं। अभी जो कोरोना आया था उसमें वॉरियर नाम दिया गया, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड वॉरियर का नाम दिया गया। वॉरियर मतलब लड़ाकू, जो लड़ते हैं, वॉरियर, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि राजपूताना राइफल्स क्यों जीती, या कोई भी सेना किसी के विरुद्ध क्यों जीतती है, क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग को अच्छे से करती है। इन मिशंस चलाना उनको अच्छे से आता है, इस्तेमाल करना उनको अच्छे से आता है, प्लेन उड़ाना उनको अच्छे से आता है, कभी वो जीत सकती है। समझ रहे हैं? इस देश के लिए या इवन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आप तभी एक यूजफुल आदमी हो सकते हैं, कारगर आदमी हो सकते हैं, जब आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। समझ रहे हैं? और बेहतर मजबूत बनाने के लिए जरिया आपके पास यही है। ये जो कॉलेज आप लोग आज कर रहे हैं, ये जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, ये आप अपने आप को मजबूत बनाने के प्रक्रिया में हैं। तो इसको पूरे दिल से कीजिए, पूरे मेहनत से कीजिए, अच्छे तरीके से सीखिए कि जब कल समाज को, देश को, मानव जाति को आपकी आवश्यकता हो तो आप उसमें सहयोग दे सकें। क्योंकि जो कैपेबल नहीं होते हैं ना, वो चाह के भी सहयोग नहीं दे सकते हैं। सहयोग देने के लिए भी कैपेबल बनना जरूरी है, ठीक है। तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा हथियार है। एजुकेशन के हथियार का इस्तेमाल कीजिए, और देश में इस तरह का जब भी कोई संकट आएगा, या फिर आप हेल्थ से जुड़े आदमी हैं तो हेल्थ से रिलेटेड कोविड जैसा कोई संकट आएगा, तो वहाँ पर आप खड़े होंगे और आप कहेंगे अपने देशवासियों को कि चिंता मत करो, हम हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि देशवासी ही देश को बनाते हैं। अमेरिका क्यों आगे होगा? क्योंकि अमेरिका के लोगों ने नए नए चीज़ों के आविष्कार की। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को खोजा, बल्ब बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, मेटा बनाया, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल बना दिया, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो बड़ा देश है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसके लिए काम किया। जब यहाँ के लोग भी यहाँ के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो ये देश भी बड़ा हो जाएगा, ये देश भी महान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कारगिल एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसको आर्मी ने लड़ा और जीता। इसीलिए हमेशा इंडियन आर्मी का सम्मान करना है और अपने देश के लिए बेहतर करने की कोशिश करना है और उसके लिए खुद को मजबूत करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।